हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द मैथमेटिक्स क्लास। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और आज हम ज्योमेट्री सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ज्योमेट्री का जो सबसे पहला चैप्टर जो आपके लिए क्लास 10 है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। आपने ऑलरेडी ट्रायंगल्स पिछले क्लासेस में पढ़ रखी है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, उससे पहले भी ट्रायंगल्स पढ़ रखा है। आपने जब ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी की जरूर बात की होगी, आपने दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात जरूर की होगी। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर दे। मतलब अगर मैं कहूं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अगर मैं पीक्यू के ऊपर ट्रायंगल एबीसी रख दूं या ट्रायंगल एबीसी के ऊपर ट्रायंगल पीक्यू लिख दूं, दोनों केसेस में दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर दे तो हम कहते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मैथमेटिकल भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा कोरस्पॉन्डिंग साइड। अगर मैं कहता हूं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू आर कॉन्ग्रुएंट है तो AB शुड बी इक्वल टू PQ, BC शुड बी इक्वल टू QR एंड AC शुड बी इक्वल टू PR। और दूसरी चीज कि एंगल A, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए दोनों ट्रायंगल के, वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R। दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और एट द सेम टाइम आपको पता है कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। फिगर 1 और फिगर 2, अगर आप कहते हैं ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अगर मैं फिगर 1 के ऊपर फिगर 2 रख दूं, एट द सेम टाइम फिगर 2 के ऊपर फिगर 1 रख दूं, तो मैं दोनों फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर देते हैं। गलती से भी अगर एक फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करता है तो इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी द अदर वन। अब आते हैं सिमिलर फिगर्स के कॉन्सेप्ट में कि सिमिलर फिगर्स होता क्या है। उसके लिए थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिमिलर फिगर्स में सबसे पहला एग्जांपल लिया है सर्कल्स का। दुनिया की जितनी भी सर्कल्स है उसका शेप कुछ ऐसा ही होगा। साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन दुनिया की जितनी भी सर्कल्स है वो कुछ ऐसे ही दिखेंगी। तो वी कैन से ऑल द सर्कल्स इन द यूनिवर्स, आप जहां भी सर्कल्स देख रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में, दे ऑल आर गोइंग टू बी सिमिलर इन शेप। साइज कुड बी डिफरेंट। तो साइज डिफर करता है सिमिलर फिगर्स का, लेकिन शेप नहीं फिगर डिफर करता। सेम में आप देख सकते हो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना रखे हैं। आप देख सकते हो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो दुनिया की जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ऐसे ही दिखेगी। 3 इक्वल साइड्स, 3 इक्वल साइड्स मेकिंग अ इक्वल ट्रायंगल, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो आप कह सकते हो कि दुनिया की जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, सारे एक दूसरे से जैसे दिखते हैं। सेम एग्जाम्पल आप स्क्वायर के साथ भी ले सकते हैं और सेम एग्जाम्पल आप ये मैप पे देख सकते हैं। इंडिया की मैप आपको दिख रही है, एक बड़े स्केल में, एक छोटे स्केल में। इससे भी बड़ा स्केल बनाया सकता है, इससे भी छोटा स्केल बनाया सकता है। ये जितने भी स्केल्स होंगे तो आप ये देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये सब अपने प्लेस पे हर मैप में एक ही स्पेस पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप छोटा करोगे तो जम्मू कश्मीर बीच में आ जाएगा, बड़ा करोगे तो जम्मू कश्मीर ऊपर चला जाएगा। क्या होता है, आप छोटा करोगे तो पूरी चीजें एक साथ छोटी होगी। जम्मू कश्मीर भी छोटा होगा, बिहार भी छोटे होंगे, केरला भी छोटे होंगे, सब एक साथ छोटे होंगे। मैप को बड़ा करोगे तो एक साथ बड़े होंगे। तो आप कह सकते हो कि हाँ, इंडिया की सारी मैप जैसे भी ड्रॉ करोगे, अगर जैसे ये आप पॉलिटिकल मैप जो आपने ड्रॉ कर रखा है, तो ये पॉलिटिकल मैप जहां पे भी आप बनाओगे वो सारे मैप आपको एक जैसे सिमिलर दिखेंगे। एग्जाम्पल दूसरा दे सकते हैं, जैसे कि मान लो अभी मैं आपके वीडियो लेक्चर पे आपकी क्लास ले रहा हूं, तो आप मेरे फोटो, आप अपने मेरा वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। आपने जैसे मेरा स्क्रीनशॉट लिया, मेरी तस्वीर आपके कंप्यूटर में चली गई। अब आप अपने कंप्यूटर में मेरी तस्वीर को जूम इन या जूम आउट करो। आप जूम इन या जूम आउट करके मेरा तस्वीर या तो डबल कर सकते हो या तो छोटा कर सकते हो। जैसे ही आप मेरे फोटो को डबल करोगे या छोटा करोगे तो क्या होगा, अगर मेरे चेहरे को आप डबल कर रहे हो तो मेरा नोज भी डबल हो रहा है, मेरा आईज भी डबल हो रहा है, मेरा स्पेक्स भी डबल हो रहा है, मेरा हेयर भी डबल हो रहा है। मान लो मेरा चेहरा डबल हो गया लेकिन नोज डबल नहीं हुआ, तो इतने बड़े चेहरे पे छोटा सा नोज कैसा लगेगा, कार्टून जैसा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। तो आपको क्या कहना होगा कि अगर मेरा चेहरा डबल हुआ है तो मेरा नोज भी डबल होना चाहिए, मेरा लिप्स भी डबल होना चाहिए, नहीं तो मेरा चेहरा डिफरेंट हो जाएगा। तो वो मैं कह सकता हूँ दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, अगर मेरा पूरा चेहरा डबल हुआ लेकिन नोज डबल नहीं हुआ। वैसे ही अगर आप मेरा चेहरा छोटा कर दोगे तो सब कुछ छोटे चीज हो जाएगी, मेरा नोज भी उसी प्रोपोर्शन में छोटा हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि आप जूम इन जूम आउट जितना भी करो वो तस्वीर सब सेम लगेंगे। तो आप कह सकते हो कि हाँ, सारे तस्वीर सिमिलर है। तो सिमिलर में एक चीज आप देख रहे हो कि लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ या घट रही है। लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी हर एक कंपोनेंट की बढ़ या घट रही है। अब आ जाइए एंगल्स के दूसरे डायमेंशन की बात करते हैं, एंगल की। मान लो मैंने ऐसे या मैंने हाथ ऐसे कर रखा है, मेरा हाथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, राइट। अब 90 डिग्री बना रहा है। अगर आप इस फोटो को मेरा क्लिक करने के बाद
आप देख रहे हो मेरे दोनों हैंड एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। अब मान लीजिए आपने ये फोटो क्लिक कर दिया और मान लीजिए मेरा फोटो जूम इन करके आधा कर दिया, तो क्या 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री मेरा हाथ ऐसा हो जाएगा? नहीं। या अगर आपने मेरा फोटो ऐसे कर दिया तो ये क्या 180 डिग्री पूरा हाथ उधर चला जाएगा? नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। आप मेरा ये एंगल जो है, आप मेरा फोटो डबल भी करो, ट्रिपल भी करो, 4 टाइम्स करो, मेरा फोटो हाफ टाइम्स करो, 1/4 करो, 1/3 करो, आपका ये जो एंगल है ये सेम रहेगा। तो आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, दो सिमिलर फिगर्स के चीज में दो चीज, टू फिगर्स सिमिलर होते हैं दो कॉन्सेप्ट की वजह से। एक, उनके डायमेंशंस, उनके लेंथ सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते या घटते होने चाहिए, बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, और एंगल्स में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए डेफिनेशन वाइज अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हेन कैन वी से टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है, तो आप कह सकते हो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो क्या बात हो रही है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है। मतलब एंगल ए और एंगल पी, एंगल बी और एंगल क्यू, और एंगल सी और एंगल आर। ये आपका पहला स्टेटमेंट है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के बीच में सिमिलैरिटी खोज रहे हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या चीज देखी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरी चीज जो आपको देखनी होगी वो ये कि ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी आर, ए बी अपॉन पी आर, और बीसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर, और एसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी आर। आप कह सकते हो ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में है, सेम प्रोपोर्शन में, तो क्या कह सकते हो, ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो दो ट्राइंगल सिमिलर कहने के का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो इफ आई से, अगर मैं इस पूरी चीज को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, लेट मी शो यू। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अगर मैं लिखूं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये सिंबल यूज करेंगे हम सिमिलैरिटी का। कॉन्ग्रुएंसी का क्या था, ये सिंबल था। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम ये सिंबल यूज करते थे, सिमिलैरिटी के लिए हम सिर्फ ये सिंगल कर्व यूज करेंगे। सो व्हेन आई से एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। आपको यह ध्यान में रखना है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी की तरह की नेमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ही होना चाहिए नेमिंग का। एट द सेम टाइम दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। जब तक ये छह कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाते हम नहीं कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का देखा जाए तो डेफिनेटली प्रोपोर्शन 1 हो जाता है और एंगल तो इक्वल होता ही है। तो बस आप ये कहना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी कहलाएंगे जब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो अब जैसे कि आप जानते हो ज्योमेट्री चैप्टर में थ्योरम्स और एक्सियम्स का नाम आप जरा सुनते होंगे। थ्योरम्स क्या होते हैं, थ्योरम्स होते हैं नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट। नॉन सेल्फ एविडेंट, मैं क्या कह रहा हूं, थ्योरम्स क्या होते हैं, नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट। मतलब ये जो स्टेटमेंट मैं कहता हूं, थ्योरम्स वो स्टेटमेंट है जो नॉन सेल्फ एविडेंट है। मतलब नॉन सेल्फ एविडेंट मतलब विच नीड्स प्रूफ। कौन से स्टेटमेंट प्रूफ नहीं खोजते हैं उसे हम कहते हैं एक्सियम। एक्सियम डजंट नीड प्रूफ, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रूफ, या आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह मानते हो।
तो एक्सियम और थ्योरम में फर्क होता है। थ्योरम इज नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट और एक्सियम इज अ सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट। अब थ्योरम जो है वो एक नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, थ्योरम नीड्स प्रूफ। क्या चाहिए थ्योरम को? थ्योरम को प्रूफ करना होता है। तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले यूज करता है? थ्योरम प्रूफ करने के लिए कंपोनेंट जो यूज करता है या तो वो एक्सियम यूज करता है या प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स यूज करता है। प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स मतलब अगर आपने कोई थ्योरम पहले प्रूफ कर रखा है तो आप उसको न्यू थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको प्रूफ करने के लिए आपने डेफिनेटली एक्सियम का ही यूज किया होगा जो प्रीवियसली प्रूफ थ्योरम है। तो प्रीवियसली प्रूफ थ्योरम या एक्सियम की मदद से आप अपने थ्योरम को प्रूफ करते हो। और जो रीजनिंग होता है, आप जो एक्सियम या प्रीवियस प्रूफ थ्योरम से जो आप प्रूफ पे पहुंचते हो, दैट इज डिडक्शन। आप डिड्यूस करते हुए जाते हो, मतलब अगर ये हुआ तो क्या होगा, डिड्यूस करना, डिडक्ट करना। तो आपका जो ये चैप्टर है ट्रायंगल, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में आपके पास 9 से 10 थ्योरम्स हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 9 थ्योरम्स तो एग्जैक्टली कोटेड हैं। उसके अलावा इनके बहुत सारे सब थ्योरम्स भी आते हैं, इनसे और नेक्स्ट लेवल के थ्योरम्स डेवलप होते हैं। तो आपके जो सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली थ्योरम का प्रूफ आ जाता है। तो आज मैंने 3 थ्योरम्स आपके लिए पिक किया है, उसका प्रूफ करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ये 3 थ्योरम्स करने के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 अपने एनसीईआरटी बुक से खत्म कर सकते हैं। तो आपकी असाइनमेंट आज की है एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। आइए, थ्योरम जो सबसे पहला है वो क्या है? तो थ्योरम क्या होता है? थ्योरम एक नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है विच नीड्स प्रूफ। उसको प्रूफ कैसे करते हैं? थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। और किस चीज की मदद लेते हैं आप? एक्सियम्स या प्रीवियस यूज्ड थ्योरम। जैसा कि आप देखोगे हम अभी प्रूफ करेंगे तो आपकी क्लास 9th 8th की कुछ रिजल्ट्स हम यूज करेंगे। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट, पहले पढ़ते हैं। ये जो नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle. Now just imagine that there is this triangle. Now you have a triangle and then a line is drawn parallel to one side of a triangle. तो आप किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, which is intersecting the other two sides in distinct points. मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास एक ट्राइंगल है और आपने अपने आंखों के सामने एक ट्राइंगल इमेजिन कर लिया, और ट्रायंगल इमेजिन करने के बाद आपको पता है कि एक लाइन है जो पैरेलल है एक साइड से एंड विच इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अगर ऐसा कहानी है तो क्या होगा? तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। आप ऑलरेडी 9 से ज्योमेट्री को प्रूव कर रहे हैं, तो किसी भी प्रूफ के लिए आपको कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है ये बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम के फुल मार्क्स लाने के लिए भी। सबसे पहले आपको गिवन कंडीशन लिखना होता है। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि हाउ टू आंसर योर प्रूफ, ठीक है। दूसरी चीज होती है टू प्रूफ। तीसरी चीज होती है कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, और चौथा होता है प्रूफ। अगर आपके प्रूफ में ये चारों कंपोनेंट मिसिंग है, अगर आपके प्रूफ में इन चारों में से कोई भी कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो इसका मतलब आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप है गिवन, कि मतलब क्या क्या कंडीशन दे रखा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे दे रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है। आप इमेजिन करो तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें आप एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है और अपोजिट साइड को डीई पे कट कर रहा है, यही स्टेटमेंट है। तो ये गिवन कंडीशन है। प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है डी एंड ई डिवाइड्स ए बी ए सी इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और प्रूफ है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम, ट्रायंगल एबीसी है। इफ अ लाइन, गिवन क्या कंडीशन है? गिवन है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर आप देख सकते हो डीई इज पैरेलल टू बीसी,
सबसे पहले क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले क्या कंडीशन दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी। फिर क्या कंडीशन दे रखा है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई इज वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अदर साइड, मतलब लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द, तो आपने डीई लाइन जो ड्रॉ किया है विच इज पैरेलल टू बीसी, तो आपके पास दो स्टेटमेंट आ गए कि ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा स्टेटमेंट है डी इज पैरेलल टू बीसी, तीसरा स्टेटमेंट है कि डी इज लाइंग ऑन AB and E is lying on AC। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो जो लाइन है वो AB और AC को D और E पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपकी जो गिवन कंडीशन वो ये है कि ट्रायंगल ABC है, D is parallel to BC and D is a point on AB and D is a point on AB and E is a point on AC। ये स्टेटमेंट आपके गिवन है, ये आपको कंडीशन दे रखा है। Now what you need to prove? You have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC। आपको ये प्रूव करना है, दिस इज द आउटपुट, ये आपको प्रूव करना है। इफ दिस देन दिस, आप समझ रहे हो, इफ कंडीशन दे रखा है, स्टेटमेंट क्या है, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to BC and D is a point lying on AB and E is a line lying on AC। तो DE जो लाइन सेगमेंट है, जो D और E AB और AC पे लाई कर रहा है, that is parallel to the third side। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या कहानी होगा, इसका मतलब है AD upon DB equals AE upon EC। तो definitely it is not a non-self-evident statement, it is not a self-evident statement। So what we need to prove it, and how we are going to prove it? So that is how, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था, गिवन, हमने बता दिया गिवन क्या है, टू प्रूव ये भी दिया। तो गिवन और टू प्रूव इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ योर थ्योरम। जो मैं अक्सर बोलता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आप अपने सवाल में जरूर लिखें कि क्या क्या चीजें दी है और आपसे क्या क्या चीजें पूछा गया है। तो इस सवाल में आपको क्या क्या दिया गया है, आपको एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, डी इज पैरेलल टू बीसी, डी इज लाइंग ऑन एबी एंड ई इज लाइंग ऑन एसी, और प्रूफ क्या करना है, एडी ओवर डीबी इक्वल्स एई ओवर ईसी। तो जो थर्ड स्टेप है कंस्ट्रक्शन, जैसे ही मैं अगर बात करता हूं, जैसे ही अगर आप मैं इसकी बात करता हूं एडी और ए, इस लाइन और इस लाइन के प्रोपोर्शनैलिटी की बात करनी है, तो जैसे ही मैं इस लाइन की प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता हूं, मेरे ध्यान में ये ट्रायंगल दिखाई देता है, ये ट्रायंगल के ये दो साइड्स दिखाई देते हैं, वन साइड इज एडी एंड अदर साइड इज ए। अगर मैं ये छोटा ट्रायंगल येलो कलर का देखूं, राइट, उसमें आपको ये साफ दिख रहा है कि वन साइड इज एडी एंड द अदर साइड इज ए, और आपको इन दोनों के बीच के रिश्ते बनाने हैं, एडी और ए के बीच के रिश्ते बनाने हैं। तो मुझे डेफिनेटली अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया एडी के बेस पे लूं, तो मुझे इसके लिए हाइट चाहिए होगा ई से, और अगर मैं इसी ट्रायंगल का एरिया एसी एई के बलबूते लूं, तो यहां से मुझे हाइट ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मुझे क्या करना है कि कहीं ना कहीं एडी और एई को कनेक्ट करने के लिए मुझे एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए मैं सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, ड्रॉप परपेंडिकुलर EG over AD and DF over AE। तो आपने AD पे EG परपेंडिकुलर गिरा दिया और AE पे DF परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है। क्यों गिराया, जस्ट टू मेंशन दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस एंड एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस। तो इसका मतलब है एरिया तो सेम होगा, हाइट डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बेस डिफरेंट है। दूसरी चीज जो मेरे ध्यान में आती है कि दूसरी चीज जो मुझे प्रूफ करनी है वो है डीबी और ईसी के बीच का रिश्ता। अगर डीबी और ईसी के बीच का रिश्ता अगर मैं देखूं, तो अगर मैं बी और ई को कनेक्ट कर दूं और डी और सी को कनेक्ट कर दूं, तो मैं ये देख सकता हूं ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, एंड ये बेस अगर मैं कहूं तो ये ट्रायंगल इज हैविंग दिस बेस एंड दिस ट्रायंगल इज हैविंग द सेम बेस एंड लाइंग ऑन द सेम पैरेलल लाइंस। तो आपको याद होगा आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि ट्रायंगल्स विद द सेम बेस लाइंग इन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, सो डेफिनेटली हाइट दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बेस सेम है तो
और दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, सेम डिस्टेंस, पैरेलल, दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस सेम होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर सेम है, बेस सेम है, तो एरिया इक्वल होगा। ये आपने प्रूव किया था क्लास 9th में। तो आप ये कह सकते हो कि जो यूज्ड थ्योरम जो आपको प्रूव करने को यूज करोगे वो आप क्लास 9 का थ्योरम यूज करोगे। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने एक कंस्ट्रक्शन किया कि भैया ड्रॉ कर दिया EG इज परपेंडिकुलर टू AD, और दूसरा क्या किया, DF इज परपेंडिकुलर टू AE, और ज्वाइन DC एंड ज्वाइन B। तो आपने अपना डायग्राम कुछ ऐसा बना दिया। अब प्रूफ का स्टेट है, अब क्या हो रहा है, हमने गिवन प्रूफ कर दिया, हमने गिवन लिख दिया, क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दिया, हमने अपना रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया। अब ये ट्रायंगल ADE की बात करते हैं। अब एरिया ट्रायंगल AD जिसको मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, अगर मैं AD को बेस लेके बनाओ तो क्या एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AD इंटू EG, राइट, हाफ इंटू AD इंटू EG, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल, अगर मैं इसको बेस लूं तो क्या बोल सकता हूं, हाफ इंटू AE इंटू DF। तो हमने एक पहला इक्वेशन लिख दिया, ये मेरा पहला इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या आया है, हाफ इंटू AD इंटू EG। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये लिख सकता हूं AD अपॉन AE, AD अपॉन AE इज इक्वल टू, इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AD इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AD अपॉन AE इज इक्वल टू DF अपॉन EG। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन 1 है, या इक्वेशन ए कह लीजिए। तो इक्वेशन ए क्या है, AD ओवर AE, यहां से साफ में लिख देता हूं, AD ओवर AE इज इक्वल टू DF ओवर DG। इसको मैं इक्वेशन ए कह रहा हूं, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, जैसा कि अगर आप देख सकते हो, अगर मैं येलो ट्रायंगल की बात करूं, येलो ट्रायंगल में अगर मैं इस बेस की बात करूं, दिस इज योर बेस, अगर इस बेस की ट्रायंगल की बात करूं तो ये डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो अगर मैं येलो ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू EG, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन बी, राइट। आइए देखते हैं, दिस इज द पिंक ट्रायंगल, पिंक ट्रायंगल में इसको बेस ले लेता हूं, अगेन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो DF क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एरिया ट्रायंगल CED इक्वल्स हाफ इंटू EC इंटू EC इंटू DF, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट फॉर दिस बेस, राइट। अगेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, D से मैंने हाइट ड्रॉप किया तो ये हाइट हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड इक्वेशन। Now since I know that these two triangles, this yellow, this triangle, triangle BD, this triangle, triangle BD, this triangle and this triangle, these two triangles are equal in area. So I can write area triangle BDE is equal area triangle CED. Why? Common base and between सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो आप कह सकते हो, तो इससे मैं इक्वेशन बी और इक्वेशन सी के बारे में क्या कह सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED था हाफ इंटू EC इंटू DF, और इसका एरिया क्या था, हाफ इंटू DB इंटू EG। आप हाफ से हाफ कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास आ जाएगा DB ओवर EC इज इक्वल टू DF ओवर EG। नाउ दिस इज द इक्वेशन D, दिस इज इक्वेशन D।
आप इक्वेशन ए और इक्वेशन डी देखो, इक्वेशन ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और इक्वेशन डी यहाँ पे लिख रहा हूं। इक्वेशन डी है dB ओवर EC, dB ओवर EC इक्वल्स dF ओवर EG, ये आपका इक्वेशन डी है। अब आ जाएगी इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है, AD ओवर AE इज इक्वल टू DF ओवर AD ओवर AE इज इक्वल टू DF ओवर EG। AD ओवर AE इज इक्वल टू DF ओवर EG। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन डी है। इस दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड आप देखो सेम है, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, DF ओवर EG। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AD अपॉन AE इक्वल्स DB अपॉन EC। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। हेंस प्रूव। आपको समझ में आया? हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेट्स जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने स्टेटमेंट देखा, हमने ये पता है कि प्रूफ करने के लिए हमारे लिए 4 कंपोनेंट चाहिए, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। तो आपको ये पता है कि स्टेटमेंट दिया रखा है, स्टेटमेंट में ट्राइंगल एबीसी है, एक लाइन है जो पैरेलल है थर्ड साइड से एंड कटिंग द टू साइड्स एट डी एंड ई। तो हमने इस गिवन कंडीशन में लिख दिया कि ओके डी इज पैरेलल टू बीसी एंड डी इज अ पॉइंट ऑफ एबी एंड ई इज पॉइंट ऑफ एसी। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी। उसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमने ई से एडी पे ई से हाइट ड्रॉप कर दिया, दैट इज ईजी परपेंडिकुलर टू एडी, और फिर हमने ड्रॉप कर दिया डीएफ परपेंडिकुलर टू एई। क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो एरिया क्या हो सकता है, हाफ इंटू एई इंटू डीएफ और हाफ इंटू एडी इंटू ईजी। तो दोनों एरिया इक्वल होगा, जिसकी वजह से मेरा इक्वेशन ए आ गया, एडी ओवर एई इज इक्वल टू डीएफ ओवर ईजी। दूसरा मुझे पता था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया सेम है, तो मैंने क्या किया, क्यों दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और बोथ आर लाइंग ऑन द सेम पैरेलल लाइन। अब सेम पैरेलल लाइन के डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम होता है, तो हाइट सेम होगा, तो दोनों इक्वल एरिया होता है। आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। आप ये दोनों एरिया निकालने के बाद आप क्या स्टेटमेंट लाते हो, आप लाते हो DB अपॉन EC इक्वल्स DF अपॉन EG। जब आप दोनों इक्वेशंस को साथ देखते हो, एक इक्वेशन है AD ओवर E इज इक्वल टू DF ओवर EG और दूसरा है DB ओवर EC इक्वल्स DF अपॉन EG, तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है। जब दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, तो आप कह सकते हो हाँ। तो आप इसको फिर से इसको ध्यान में कैसे रख सकते हो, आप कह सकते हो कि अगर एक ट्राइंगल ABC है और अगर आप इसे कट करते हो 2 पॉइंट पे, लेट्स से आप इसे कट करते हो 2 पॉइंट पे, और ये जो लाइन है, इफ दिस लाइन L इज, अगर मान लीजिए जैसे मैं PQR कह दूं और मैं कह रहा हूं L इज पैरेलल टू QR, और लेट से इसे ST कह लीजिए, तो आप क्या कह सकते हैं, PS ओवर SQ, PS ओवर SQ इज इक्वल टू PT ओवर TR। वी हैव प्रूव्ड दिस। इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये सबसे पहला थ्योरम होता है, इसी से आप सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स के आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरम। नाउ कमिंग टू द सेकंड थ्योरम। अगेन आपको पता चल चुका है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। ये 4 कंपोनेंट्स आपका हिस्सा होना चाहिए। दूसरा थ्योरम बहुत ही आसान है, इट्स बेसिकली कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो थ्योरम 1 था उसे कहते हैं बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। Thales was a mathematicians like Pythagoras and all. So if a line statement क्या है, if a line divides any 2 sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। उल्टा कर दिया। पहले क्या था थ्योरम बीपीटी में, क्या था, बीपीटी में था
if DE is parallel to BC, then AD over DE is equal to AD over DB is equal to AE over EC। ये स्टेटमेंट था आपका बीपीटी का। कन्वर्स में क्या कर दिया, कन्वर्स में कह दिया इफ AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, मतलब अगर जो लाइन है वो आपके दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन कर रहा है, देन DE इज पैरेलल टू BC। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्स। कन्वर्स बहुत ही आसान होता है प्रूफ करना, क्योंकि ऑलरेडी आप सीधा वाला प्रूफ कर चुके हो, तो उल्टा सोचना मुश्किल नहीं होता। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए गिवन है कि DE इज डिवाइडिंग, गिवन क्या है, DE डिवाइड्स दीज टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो मतलब गिवन है AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। ये गिवन है, ये क्या है, दिस इज गिवन, राइट। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, AD अपॉन, गिवन है, जस्ट अ सेक, गिवन क्या है, AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। प्रूफ क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि लेट्स ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। हमने क्या ड्रॉ कर दिया, लेट्स ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। तो अब मेरे हिसाब से क्या हो गया, DF इज पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC, लेकिन मैंने DF इज पैरेलल टू BC कह दिया। जैसे ही मैं कहता हूं DF इज पैरेलल टू BC, आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, बताइए। अभी हमने प्रूफ किया था, आप कह सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये आप ये स्टेटमेंट आ जाता है यहां से। और गिवन क्या है, गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से निकाला। इस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसका मतलब है E और F दोनों AC पे लाई करते हैं, और E भी सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है और F भी सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। इज इट पॉसिबल कि एक ही दो डिफरेंट पॉइंट सेम लाइन को डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटी में डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो दोनों सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं? तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब E कोइंसाइड्स विद F, E कोइंसाइड्स विद F। ये तभी पॉसिबल है AF अपॉन FC is equal to AE upon EC, और E is also lying in AC, E on AC and F also lying on AC। तो ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है जब E and F are coincident। E and F are coincident means E and F are the same point। Hence what I can say, I can say DE is actually same as DF because E and F are coincident। So if DF is parallel to BC, then definitely DE is parallel to BC, hence proved। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? सेम कॉन्सेप्ट था। हमने क्या किया कि अच्छा मान लिया कि चलो DE तो सेम प्रोपोर्शनैलिटी में डिवाइड कर रहा है, हम लोग को ये एज्यूम नहीं करते कि DE पैरेलल है कि नहीं, हमने DF पैरेलल ड्रॉ ही कर दिया। हमने एक नया लाइन ड्रॉ कर दिया DF जो पैरेलल है BC से, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने क्या कह दिया कि AD अपॉन DB इक्वल्स AF अपॉन FC, और एट द सेम टाइम गिवन कंडीशन है AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि AF अपॉन FC इक्वल्स AE अपॉन EC। अब AF अपॉन FC और AE अपॉन EC इक्वल है, और E और F दोनों AC पे लाई करता है। तो ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों कोइंसाइड करें। तो हेंस वी कैन से E कोइंसाइड्स विद F। सो DE इज सेम एज DF, और हमें पता है DF इज पैरेलल टू BC। व्हाई? बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो डेफिनेटली इट इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC। These two theorems are sufficient to finish your 6.1 and 6.2 chapter। आप उस दोनों करोगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम्स पे जाएंगे, जिसमें हम लोग आपका सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट थ्योरम है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के लिए मैं आपको
अभी बस आइडिया देता हूं, आई एम श्योर आप इसको कोशिश करेंगे प्रूफ करने का, आप एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर टू ट्रायंगल्स का एंगल इक्वल है तो वो डेफिनेटली उसके साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन पे होंगे। तो आप देखो गिवन क्या है, लेट्स से गिवन है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, और कह रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये कह रहा है। देन आपको प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। आपको ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए आई विल जस्ट गिव द हिंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट ओनली, I am just showing you how to prove it. I am not going to explain in very detail because the next class will begin with the same theorem. But अभी हम प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, गिवन क्या है, एंगल A इक्वल्स एंगल P, एंगल B इक्वल्स एंगल Q, एंगल C इक्वल्स एंगल R। ये असाइनमेंट का पार्ट है, प्लीज प्रूव इट। ऑल द थ्री थ्योरम्स इज अ पार्ट। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये आपको प्रूफ करना है। डेफिनेटली जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं, तो हेंस आप कह सकते हो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आपको प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कंस्ट्रक्शन का हिंट दे रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा, आगे आई एम श्योर आप कर लोगे। आप ये कह सकते हो कि आप कट कर लो PD इक्वल्स टू AB एंड PE इक्वल्स टू AC। तो आपने ये दो कट मान लो यहां पे कर दिया, आपने P पे रख के AB के लेंथ का यहां पे कट मारा, और देखिए आप देखो क्या है, कट सेम है। अगर मैं इसको यहां पे लेके जाऊं, देखो एग्जैक्टली सेम है, दिख रहा है, इसके ऊपर टोटल कोइंसाइड कर गया है, देखो है ना। तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने वो आपका सिंपल सी बात है कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन में क्या कमाल की है, मैंने PD इज इक्वल टू AB कट कर दिया और PE इज इक्वल टू AC कट कर दिया है। आप ये देखो कि ये दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करो और इस ट्रायंगल की बात करो, क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो क्यों कॉन्ग्रुएंट है बताओ? साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड और ये बीच का एंगल, तो ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल है तो क्या मतलब हुआ, ये दोनों इक्वल, दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये एंगल सेम हो गया, ये एंगल सेम हो गया, और ये एंगल सेम हो गया। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इफ आई से D इज पैरेलल टू QR, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। उसके बाद आपको पता है PD का लेंथ AB है और PE का लेंथ AC है। तो आपको ये होमवर्क में करना है, इसको होमवर्क में आप प्रूफ कीजिएगा। सो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थ्योरम 6.3 इज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, यू कैन कंसल्ट इट थ्रू योर NCERT बुक ऑल्सो। एट द सेम टाइम ये जो दो थ्योरम्स है इसको फिर से आप प्रूफ करेंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से प्रूफ करेंगे। मैं बार बार प्रूफ पे फोकस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड्स में 100 लाना है मैथ्स में, तो ये प्रूफ करना होगा। एट द सेम टाइम आप 11th में जब मैथ्स पढ़ोगे तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपको प्रूविंग आपकी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑल माय पॉइंट हियर। ओके, तो बच्चों इस पे जरूर ध्यान देना कि इसको प्रूफ कैसे करना है, और प्रूफ करने के लिए आपको याद रखना है गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। So we'll meet in the next class and we'll continue. We'll try to finish all the theorems in the next class. We'll again take 3-4 theorems, and in the third part we'll be completing all the theorems. So let's meet very soon. Bye bye, take care. And the assignment for today is all the 3 theorems and exercise 6.1, exercise 6.2 from your NCERT book. Okay bachcho, all the best. Bye bye, God bless you. Bye bye.